सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन बहन pedophile। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। कि वो कैसे नफरत की बीज बोता है, कैसे युवाओं को उकसाता है। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेररिस्ट जाकिर नाइक है। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he is terrorizing a terrorist, क्या आपने कभी सोचा है एक डॉक्टर जिसका काम जान बचाना होता है, वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा सकता है? एक ऐसा इंसान जिसने स्टेथोस्कोप को छोड़कर माइक थामा और देखते ही देखते टेलीविजलिज्म का वो साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसकी जड़ें मुंबई की डोंगरी से लेकर मलेशिया के कुआलालंपुर और सऊदी के महलों तक फैली हुई है। आज हम किसी फिल्मी विलेन की बात नहीं कर रहे हैं, आज बात हो रही है डॉक्टर जाकिर नायक की। वो नाम जो कभी शांति का प्रचारक होने का दावा करता था, लेकिन आज भारत के लिए वो एक मोस्ट वांटेड भगोड़ा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि आखिर क्यों पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की टीम ने जाकिर नायक को अपना प्राइम टारगेट बना लिया है। और 2026 में ऐसा क्या होने वाला है कि मलेशिया में बैठा ये शख्स अब डर के साए में जी रहा है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द इंडियन मोस्ट वांटेड जाकिर नायक। आज कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक विवाद की नहीं बल्कि एक गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और एक ऐसी चक्रव्यूह की है जिसे रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर तैयार किया है। Do you believe it to be from God? No, I feel I am God. कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर 1965 को। मुंबई का डोंगरी का इलाका, एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में जाकिर का जन्म हुआ। पिता अब्दुल करीम नायक एक जाने माने साइकेट्रिस्ट थे, यानी कि दिमाग को पढ़कर इलाज करने वाले एक तरह के डॉक्टर। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल भरपूर था। जाकिर खुद पढ़ने में बहुत तेज थे। उसने मुंबई के टॉप कॉलेजों से डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। लेकिन सोचिए, एक यूथ डॉक्टर जिसके पास एक शानदार करियर था, पैसा था, रुतबा था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साल 1987 जाकिर की मुलाकात होती है दक्षिण अफ्रीका के एक प्रचारक अहमद दीदात से। दीदात का स्टाइल बड़ा आक्रामक था। वो दूसरे धर्मों के साथ डिबेट करता था और इस्लाम को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता था। जाकिर इस शख्स से इतना मुतासिर हुआ कि उसने डॉक्टरी छोड़ दी। उसने सोचा, मैं शरीरों का इलाज करने के बजाय रूहों का प्रचारक बनूंगा। 1991 में उसने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखी। शुरुआत में ये एक छोटा सा एनजीओ था, लेकिन जाकिर के पास एक ऐसी चीज थी जो आम मौलवियों के पास नहीं थी। उसकी फर्राटेदार इंग्लिश, उसका सूट बूट वाला लुक और उसकी गजब की याददाश्त। वो कुरान की आयतें और वेदों के श्लोक ऐसे सुनाता था जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव चल रही हो कोई रिकॉर्डेड वीडियो। पढ़े लिखे शहरी नौजवानों को लगा कि ये मॉडर्न इस्लाम है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस चमक धमक वाले कवर के पीछे एक बहुत ही सख्त और कट्टर आइडियोलॉजी छिपी हुई है। 2006 में जाकिर नायक ने वो कार्ड खेला जिसने उसे रातों रात ग्लोबल स्टार बना दिया। पीस टीवी, दुबई से ब्रॉडकास्ट होने वाला ये चैनल 125 से ज्यादा देशों में देखा जाने लगा। 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स। लेकिन यहां से स्क्रिप्ट बदलना शुरू हुई। जाकिर अब सिर्फ तुलनात्मक धर्म की बात नहीं कर रहा था, वो अब ऐसे बयान दे रहा था जो समाज की दरारों को गहरा कर रहा था, यानी कि लोगों को बांट रहा था। उसने यानी जाकिर ने कहा कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको हर जगह आर्टिकल मिल जाएंगे इससे जुड़े हुए। उसने ओसामा बिन लादेन का बचाव किया। उसने दूसरे धर्मों के महापुरुष के बारे में ऐसी बात कही जो किसी भी सभ्य समाज को नागवार गुजरती। आतंकी बनाने का चलता फिरता फैक्ट्री है जाकिर हुसैन।
यह एक मनोवैज्ञानिक खेल समझिए। जाकिर नायक कभी सीधे बम बंदूक की बात नहीं करता था, वो बाइनरी थिंकिंग पैदा करता था, यानी हम बनाम वो नौजवानों के दिमाग में भर देता था कि पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है और तुम्हें अपनी पहचान बचाने के लिए कट्टर होना ही पड़ेगा। यही वो स्लो पॉइजन था जिसने उसे भारत के सरकार के रडार पर ला खड़ा किया। लेकिन तब तक जाकिर का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे छूना आसान नहीं था। उसे सऊदी अरब से करोड़ों का फंड मिल रहा था, उसे किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज से नवाजा गया। वो इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, याद रखिएगा। पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब वो गर्दन तक पहुंचते हैं तो रस्सों के धरे रह जाते हैं। जुलाई 2016 बांग्लादेश की राजधानी ढाका होले आर्टिजन बेकरी नाम के एक कैफे में कुछ आतंकी घुसते हैं और 22 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। पूरी दुनिया दहल जाती है। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उन आतंकियों में से एक रोहन इम्तियाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो जाकिर नायक के भाषणों से इंस्पायर्ड था। ये भारत सरकार के लिए वो टिपिंग पॉइंट था जहां से वापसी का रास्ता बंद हो गया था। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि नफरत की इस दुकान को बंद करना ही होगा। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू की। जाकिर को समझ आ गया कि इस बार मामला संगीन है। 1 जुलाई 2016 को जब देश में ईद की तैयारियां चल रही थी, जाकिर नायक चुपके से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। उसे लगा कि वो कुछ महीनों में लौट आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने देश की मिट्टी को आखिरी बार देख रहा है, जिसे वो बांटने की कोशिश कर रहा था। जांच में क्या निकला? मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने पाया कि करीब 193 करोड़ रुपए चैरिटी के नाम पर आए और उन्हें रियल एस्टेट और कट्टरपंथी नेटवर्क में डाइवर्ट कर दिया गया। नफरती भाषण, उसके सैकड़ों वीडियो ऐसे पाए गए जो सीधे तौर पर यूथ को हथियार उठाने के लिए उकसा रहे थे। सोचिए, खुद आलीशान महलों में रहना और यूथ को कुछ बहकाकर ब्रेन वॉश कर उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करना। आतंकी कनेक्शन सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े प्लॉट से लेकर श्रीलंका बम धमाकों तक हर जगह जाकिर नायक का नाम एक साइलेंट इंस्पिरेशन के तौर पर उभर रहा था। अब यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। जाकिर नायक सऊदी से भागकर मलेशिया पहुंच गया। वहां उसे परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। पीआर कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार को लगा कि जाकिर एक बड़ा धार्मिक चेहरा है और उसे शरण देने से उन्हें मुस्लिम वोटों का फायदा होगा। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। जाकिर नायक अब सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो भारत की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। एनएसए अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसी फाइल तैयार की जिसमें जाकिर के हर उस गुनाह का कच्चा चिट्ठा था जो उसने विदेशों में बैठकर किया था। भारत ने मलेशिया पर दबाव बनाना शुरू किया। $20 बिलियन का व्यापार दांव पर लग गया। भारत ने पाम ऑयल के इंपोर्ट को लेकर ऐसे पैतरे चले कि मलेशिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। मोदी सरकार का मैसेज साफ था, या तो हो जाकिर नायक या हमारे साथ दोस्ती, आप दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। जाकिर को लगा कि वो मलेशिया में सुरक्षित है, लेकिन उसने वहां भी वही गलती की जो वो हमेशा करता आया था। उसने वहां के हिंदू और चीनी मूल के नागरिकों के खिलाफ कंट्रोवर्शियल बयान दे दिए। मलेशिया पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और उसके सार्वजनिक भाषणों पर पाबंदी लगा दी। मलेशिया में भी एक भगोड़ा, जिसके पास अब कोई देश नहीं था, जिसका पासपोर्ट भारत ने रद्द कर दिया था, जिसे इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस देने से कई बार मना किया था, लेकिन फिर भी वो दुनिया के लिए एक अनचाहा मेहमान बन चुका था। दोस्तों, अब हम आज के दौर की बात करते हैं। साल 2026 में जी रहे हैं हम। राजनीति की बिसात बदल चुकी है। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच उच्च स्तरीय बैठकें हुई।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मलेशियाई पीएम के साथ बातचीत में जाकिर नायक का मुद्दा भी टॉप प्रायोरिटी पर था। मलेशिया अब जाकिर को एक लाइबिलिटी मानने लगा है। उन्हें अब लग रहा है कि इसको शरण देके तो गलती ही करती। भारत ने पुख्ता सबूत दिए हैं कि कैसे जाकिर अब भी भारत में छिपे हुए कट्टरपंथी स्लीपर सेल्स को रिमोट कंट्रोल से गाइड कर रहा है। रॉ के पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि जाकिर नायक अब एक नया सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दाल अब वहां भी नहीं गल रही है। लेकिन दुनिया छोटी होती जा रही है जाकिर नायक के लिए। ब्रिटेन और कनाडा उसे पहले ही बैन कर चुके हैं। खाड़ी के देश अब भारत के साथ अपने रिश्तों को किसी एक मुल्ला के लिए खराब नहीं करना चाहते, जो कि इस्लाम का गलत फायदा उठा रहा है और लोगों को भड़काता है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करना चाहता है। ऐसे किसी का साथ तो खाड़ी का देश भी नहीं देगा। इधर अजीत डोभाल की टीम बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए मलेशियाई एजेंसी के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बुन रही है जिसमें जाकिर नायक का बचना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या उसे भारत में डिपोर्ट किया जाएगा या उसे किसी तीसरे देश में भेज दिया जाएगा जहां से भारत उसे आसानी से पकड़ सके। सस्पेंस गहराता जा रहा है कि आगे क्या होगा। बाकी जाकिर नायक के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये सबक है कि जब आप धर्म को नफरत का औजार बनाते हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने में करते हैं। तो अंत ऐसा ही होता है जैसा अभी उनका हो रहा है। उसके परिवार की हालत देखिए, उसकी पत्नी फरहत, उसका बेटा फारिक, सब आज शक के घेरे में है। एक शानदार करियर, एक आलीशान जिंदगी और लाखों का सम्मान, सब कुछ एक पल में राख हो गया क्योंकि इरादे साफ नहीं थे। जाकिर नायक खुद को एक विक्टिम के तौर पर पेश करता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, उसे सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत में लाखों मुस्लिम विद्यमान हैं जो सम्मान के साथ रहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए जिन्हें पूरा देश पूजता है, कभी पूछता नहीं है कि उनका धर्म क्या था। लिटरली लोग उन्हें पूजते हैं। मिसाइल मैन है हमारे देश के। बॉलीवुड के सुपरस्टार तीनों के तीनों खान हैं और दुनिया भर के लोग उनके दीवाने हैं, भारत तो छोड़िए। तो फर्क सिर्फ इतना है कि कलाम साहब ने विज्ञान से देश को जोड़ा और जाकिर ने अपनी विद्वता से युवाओं को गुमराह किया। अब भारत सरकार के हाथ में जाकिर नायक की वो कमजोर कड़ी लग गई है जो उसे तोड़ देगी, उसकी फंडी। सऊदी अरब अब विजन 2030 के तहत अपनी छवि बदल रहा है। वो अब कट्टरपंथी प्रचारकों को पालने के बजाय एक उदार देश बनना चाहता है। जाकिर का सबसे बड़ा फाइनेंसर अब उसका साथ छोड़ चुका है। तो भारत की एजेंसियां अब सिर्फ जाकिर का इंतजार नहीं कर रही है, वो उसकी उस विचारधारा को जड़ से उखाड़ रही है जिसने उसे पैदा किया था। इंटरनेट से उसके वीडियो हटाए जा रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और उसके सहयोगियों को एक एक करके कानून के कटघरे में लाया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल की मेज पर जो जाकिर नायक की फाइल है उस पर अब केस क्लोजिंग की मुहर लगने ही वाली है। बाकी आपको क्या लगता है? क्या मलेशिया 2026 में जाकिर नायक को भारत के हवाले कर देगा? क्या हमें उस शख्स को भारत में लाकर उस पर ट्रायल चलाना चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? एनएसए अजीत डोभाल, भारत सरकार, इन सबको जाकिर नायक के साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। अगर हम एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो। आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।